हेलो, वेलकम टू सेकेंड क्लास ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। अब आप देखेंगे आज जैसे हमने कल पढ़ा था, जो बेसिक चीज थी उसको समझा था, और आज जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं बायोमैकेनिज्म ऑफ ईएच। ये जब आप देखेंगे, ठीक है, तो तीन भागों में ये बेसिकली बटा हुआ है। जो ईएच रेमेडी है वो कैसे बनती है और बन के हमको कैसे पेशेंट तक आती है, इस पूरे चार्ट में हम समझेंगे। सबसे पहले प्लांट के थ्रू हम इसमें जाते हैं। प्लांट में जैसे ही प्लांट के थ्रू ये हमको मिलता है तो हम देखते हैं प्लांट हम उसको सबसे पहले मिलेगा। प्लांट का सिलेक्शन हम करेंगे, फिर देन प्रोसेस हम करते हैं। प्रोसेस के अकॉर्डिंग कौन कौन से ग्रुप में कैसी कैसी रेमेडी होती है वो 38 मेडिसिन अलग अलग हमको देखने को मिलती है। ये 38 मेडिसिन जो है, ठीक है, वो ग्रुप के रूप में हमारे पास आती है, जो होती है 9 ग्रुप में। ऐसे ही जब हमको इसको ग्रुप में जब यूज करते हैं तो हम ऑर्गन बेस यूज करते हैं, और देन उसके बाद ये जो मेडिसिन है वो हमको फार्मा में मिल देगी। ठीक है, फार्मा से आएगी वो डॉक्टर्स के पास, और डॉक्टर्स को फिर पेशेंट को देना रहता है। ऐसे ये पूरा प्रोसेस जो है हमारे पास आएगा। अब जैसे ही हम ईएच का अगर प्लांट बेस्ड रूप देखेंगे तो जैसे हमारा प्लांट का जो मेडिसिन का, ठीक है, रेशियो रहता है वो किस प्रकार रहता है हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले एंजाइटिको ग्रुप। एंजाइटिको ग्रुप है हार्ट के लिए स्पेसिफिकली। हार्ट में क्या क्या है? हार्ट में अब बेसिकली 3 प्रकार की चीजें हैं। अगर आप देखें तो एक होता है ब्लड, जो हार्ट का मेन बेसिकली जो बहने वाला चीज है, जिसके लिए हार्ट बनाया गया है, वो है ब्लड। क्योंकि ब्लड को पंपिंग करने के लिए, पूरे शरीर में फैलाने के लिए ही ये हार्ट का उपयोग किया जा रहा है। अब ये किसके थ्रू होता है? तो इसका होता है सीवीएस चैनल, और ये सीवीएस चैनल में आते हैं 2। पहला आता है हार्ट का आर्टरी, जिसमें बहता है ऑक्सीडेटेड ब्लड, और प्लस होता है एक प्रकार का वेन, जिसमें बहता है डीऑक्सीडेटेड ब्लड। तो ये 2 प्रकार के जो चीजें हैं वो रहती हैं। ऐसे ही नेक्स्ट अब एक्सोफुलोसो की बारी है। तो एक्सोफुलोसो जब देखते हैं हम, तो ये बेसिकली ग्लैंड्स के लिए है। अब इसमें ग्लैंड्स मतलब 2 तरह के हमारे पास ग्लैंड हैं, लेकिन बेसिकली ये हमारा एक प्रकार के ग्लैंड में काम करता है। अगर ग्लैंड को देखा जाए तो ये बाह्य स्त्रावी जितने रहते हैं, बाह्य स्त्रावी मतलब आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ये काम करता है। जितने भी प्रकार के ऐसे ग्रंथियां जिनमें खुद की अपनी डक्ट सिस्टम होती है, डक्ट इन द सेंस आपकी जितनी भी प्रकार की वाहिनी रहती है, वाहिनी के थ्रू ये अपने सिक्रेशन छोड़ते हैं। तो इनको एक्सोक्राइन के थ्रू, जैसे जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जितने भी प्रकार के अलग अलग जूस बनते हैं, वो इनके थ्रू जाता है। ऐसे ही फेब्रिफिगो ग्रुप, फेब्रिफिगो ग्रुप लिया गया है फेब्राइल से। अब जो नियंत्रण रखता है फेब्राइल का, वो होता है हमारे नर्व और ब्रेन। तो इसीलिए नर्व और ब्रेन में अधिकतर काम कर रहता है फेब्रिफिगो। ऐसे ही कैंसरोसो, कैंसरोसो वर्ड लिया गया है कैंसर से। और कैंसर जो बेसिकली देखा जाए, हमारे शरीर में कुछ मात्रा में कैंसर टिश्यूज रहते हैं, तो बेसिकली टिश्यूज के लिए ये है। कहीं पर भी टिश्यू का कुछ प्रॉब्लम हुआ, अलग अलग सेल्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वहां पर कैंसरोसो ग्रुप काम करता है। ऐसे ही लिम्फेटिको, लिम्फेटिको ग्रुप स्पेशली है लिम्फेटिक्स के लिए। अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में संरचनाएं होती हैं, उनमें से एक जैसे आर्टरी और वेन है, इनमें भी अशुद्ध रक्त के साथ साथ लिम्फेटिक्स बहते हैं। अब लिम्फेटिक्स का अपना एक खुद का वजूद है, अलग अलग चीजें हैं, घटनाएं भी कई हैं, इनमें मैं बाद में आपको समझाऊंगा। ऐसे ही पेट्रोनल ग्रुप, पेट्रोनल ग्रुप जो लिया गया है वो पेट्रोनल रीजन से लिया गया है। तो पेट्रोनल रीजन में हमारा प्रेजेंट होता है लंग्स। तो लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये काम करने वाला ग्रुप होता है। ऐसे ही वेनेरियो, जितने ही प्रकार के वेनेरियल डिजीज होते हैं, वेनेरियल मतलब
अनुवांशिक डिजीज। अनुवांशिक डिजीज और जितना भी लंबे समय से जो डिजीज चल रहा है उनमें काम आता है वेनेरियो ग्रुप। ऐसे ही वर्मीफूल ग्रुप, तो वर्मीफूल ग्रुप कल की क्लास में मैंने बताया था जितने भी प्रकार के हमारे शरीर में जर्म्स, वर्म्स, वायरस, फंगस, पैरासाइट, बैक्टीरिया और कई चीजें होती हैं उन सबको नियंत्रण करने, इवन गुड बैक्टीरिया को नियंत्रण करने की क्षमता जो रहती है वो वर्मीफूल ग्रुप में रहती है। तो ये बेसिकली जर्म्स के लिए है। और इलेक्ट्रिसिटी हमारे बॉडी पॉइंट्स को नियंत्रित करने के लिए और पूरे शरीर को बैलेंस करने के लिए ये काम में आता है। तो बेसिकली ये इन ग्रुप्स का काम है जिसको सोच के हम देखते हैं आगे। अब ये मेडिसिन जहां से बनाया गया है, सोर्स ऑफ मेडिसिन, तो ये देखेंगे हमारी ईएफएमडीसी की जो सोर्स होती है मेडिसिन की वो कैसे कैसे करनी होती है। ठीक है, इसमें राइट कंडीशन में हो जो भी मेडिसिन हो। ठीक है, मेडिसिनल उसमें फैक्टर के समय, जिस समय मेडिसिनल फैक्टर सबसे ज्यादा उसमें हो उस समय पे कलेक्ट करना चाहिए। वैसे ही अब पतझड़ के बाद तुरंत बसंत ऋतु आता है। बसंत ऋतु इन द सेंस जब नए पेड़ पौधे लग रहे होते हैं, उनमें पत्तियां नहीं लग रही होती हैं, तो स्टेम सेल की मात्रा उसमें काफी हाई होती है क्योंकि वो आगे ग्रो करने में सक्षम होती है। इसीलिए स्प्रिंग सीजन में इनका कलेक्शन किया जाता है। अब जो उस प्लांट का सीजन है क्या है, कई बार स्प्रिंग सीजन तो हमने बोल दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस ऋतु में उस पर्टिकुलर प्लांट का जो कलेक्शन रहता है वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अलग अलग प्लांट का अलग अलग सीजन भी रहता है। फिर पावरफुल जो स्टेज है प्लांट का उस समय कलेक्शन करना चाहिए ताकि प्लांट की जो ओरिजिनल वैल्यू और ओरिजिनल जो चीजें हैं वो मैनेज हो सके। ठीक है, अब कैसी चीजें नहीं करनी चाहिए, जैसे पुट्राफैक्टेड, अगर सड़न के साथ है वो प्लांट तो नहीं लेना चाहिए। कीड़ा लगा हुआ प्लांट नहीं लेना चाहिए। दूषित जगह में अगर वो है तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि जमीन का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जमीन का बहुत प्रभाव पड़ता है, उसके कारण भी अगर दूषित जगह में है तो दूषित चीजें ही उसमें हो सकते हैं स्टोर हो, तो भी ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमको कैसे जगह में प्रिजर्व करके रखना चाहिए हमारा जो प्लांट है, छायादार हो जगह जो है, ज्यादा तेज धूप ना हो। ठीक है, वैसे ही शुद्ध हवा में हो, वर्षा जल उस पे ना पड़े क्योंकि वर्षा जल रहता तो शुद्ध है लेकिन जमीन में आते आते वो दूषित हो जाता है। सुरक्षित जगह पे हो, दूषित जगह ना हो, ये भी हमको देखना है। थर्ड थिंग, कलेक्शन कौन सा टाइमिंग में सही है, तो कलेक्शन जो है जब मैच्योर हो जाए प्लांट तब उसको लेना चाहिए। साथ में लाइट सनरेज, मतलब जो सुबह की धूप है, जो सुबह की ताजी धूप, हल्की धूप रहती है जिसमें जस्ट पौधा उठा हुआ होता है और गुड मॉर्निंग ऐसा बोल रहा होता है ना, उस टाइम पे लेना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे वो खाना खा रहा होता है, क्या अपना खाना क्या CO2 इंटेक कर रहा होता है, उस टाइम पे लेना चाहिए। नेक्स्ट, अब क्लासिफिकेशन देखेंगे। प्लांट जो रहती है ना उसमें कई बार पूरे प्लांट को लिया जाता है और कई बार फ्रूट एंड सीड्स को लिया जाता है, कई बार फ्लावर को लिया जाता है, कई बार पत्ते को लिया जाता है, कई बार तने को लिया जाता है, कई बार छालों को लिया जाता है, कई बार जड़ों को लिया जाता है। तो ये जो है, ठीक है, ये इनमें क्वालिटीज अलग अलग होती हैं और उसके अनुसार से, क्वालिटीज के अनुसार से इसका सिलेक्शन करना होता है। तो फ्रूट में अगर लेंगे तो फ्रूट में कैसे लेंगे, ठीक है, अगर फ्लावर से, ठीक है, फल बनने की ओर जब रहे, जैसे अनार का एक पौधा आप देखोगे, अनार में पहले फूल खिलते हैं, फूल ही आगे चल के उसमें क्या करता है, फ्रूट आता है, और फ्रूट से, ठीक है, जो फ्रूट है वो फुल डेवलप हो, मतलब अच्छे से पक गया हो, तब उस फ्रूट को अपने को लेना है। अब पके हुए फल से अगर बीज अच्छी मात्रा में निकल रहे हो तो बीज का सिलेक्शन भी उसमें करना है। ठीक है, फ्लावर का कलेक्शन कैसे करना है, जब वो फुल्ली डेवलप हो, अच्छे से डेवलप हो गया हो, तब उसको लेना है। और डेकोरेटिव मतलब सौंदर्य उसका जो है चरम पे हो,
तो उसको लेना चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छा मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसमें आ सके। ठीक है। नेक्स्ट, जब पत्ते लेंगे तो कैसे लेना चाहिए? तो जो स्प्रिंग सीजन गया है, बसंत ऋतु गया है, उस बसंत ऋतु के 2 वीक के बाद, ठीक है, ये तोड़ने का सही स्टेज है ताकि जो पत्ते हैं उसमें सही रूप में सभी चीजें डेवलप हो गई हों, क्योंकि पत्ते झड़ने होते हैं तो झड़ के वो बढ़िया से डेवलप हो जाए। अब अगर तने लेने हैं तो पूर्ण स्थिति में अगर हो तब लेना है, मतलब पूरे अच्छे से डेवलप हो गए हों पर्याप्त मात्रा में। अगला, अगर छाल लेना है तो कैसे लेना है? पूरा अच्छे से सूख गया हो छाल, फिर उसके बाद उसको लेना है, ठीक है, स्वच्छ हो, बढ़िया स्थिति में हो, पूर्ण स्थिति में हो, तब लेना है इसको पूर्ण अवस्था में। जड़ों को कैसे लेना है? जड़ों को जब सेकेंड स्टेज ऑफ मैच्योरेशन हो और पूरा निकल के वो बाहर आए तब उसको जड़ को लेना है, ठीक है, आधा अधूरा जड़ नहीं लेना है। अब होल प्लांट जब हो तो उसमें सभी अंग हो, मिच्योर कंडीशन हो, तब इसको लेना है। नेक्स्ट, ये प्रोसेस है कोहोवेशन की। अगर मान लीजिए सब आ जाता है तो फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन मतलब नेचुरल सड़ाने की प्रक्रिया होती है। उस सड़ाने की प्रक्रिया के बाद इसको कोहोवेशन की स्टेज से गुजारा जाता है। एक प्रक्रिया होता है कोहोवेशन हमारे इलेक्ट्रोहोमेपैथी में, मूल अर्क जो निकालने का सिद्धांत है। अगर इससे आगे एसेंस निकालना है अपने को तो डिस्टिलेशन की प्रक्रिया होती है। आफ्टर कोहोवेशन डिस्टिलेशन की प्रोसेस होगी और इससे जो आएगा वो स्टेजरिक कहलाएगा। ठीक है, आगे समझेंगे। अब हमको डाइल्यूशन कैसे बनाना है, तो डाइल्यूशन निकालने की अपनी अपनी एक अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अगर आपको किसी पेशेंट को देना है तो पेशेंट को देने के लिए इस पद्धति में निकालना है, मतलब 1:9, सॉरी, अगर आपको बचा के रखना है तो ये इस कंडीशन में निकालना है। ठीक है, ये प्रिजर्वेशन के लिए है, लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आपको बहुत टाइम के लिए इसको प्रिजर्व करके रखना है तब, लेकिन अगर आपको तुरंत देना है किसी को, ठीक है, तो ये 50 मेथड है। 50 मेथड में क्या होता है, हमने बुक्स में भी पढ़ा है, 1:49 या 1:47 की कंडीशन में हम इसको देंगे पेशेंट को, किसी भी को। ठीक है, तो अर्ध सैकड़ा या 5 सैकड़ा बोलते हैं इसको, उसकी कंडीशन में देंगे। फिर ट्राइज्यूरेशन एक प्रोसेस है जिसको आप अभी फिलहाल डिस्किट बनाने में, कैप्सूल बनाने में, ऑइंटमेंट बनाने में, बायोकेमिक और होम्योपैथी में यूज किया जाता है ट्राइज्यूरेशन का मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे लगातार घूर्णन की प्रक्रिया चलती है, ये लगातार लगातार घुमाने की प्रक्रिया है ताकि ये दवाइयों में पोटेंसी डेवलप हो, उसके लिए है। लेकिन हमारे मेडिसिन में पोटेंसी ना होके डाइल्यूशन होता है, तो इसीलिए डाइल्यूशन के लिए आपका सबसे बेहतर मेथड है 50 मेथड। ये जो मेथड है इसका आप प्रयोग करें। अब एक और पद्धति होता है जिसको लोग यूज करते हैं, 1:99। ठीक है, ये जो है ये प्योरली होम्योपैथी का मेथड है, होम्योपैथी में ही यूज होता है। सो बेसिकली हमने क्या क्या समझा और क्या क्या जाना वो शुरू से हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले समझा बायोमैकेनिज्म कैसा होता है हमारी ईएच में। तो बायोमैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हमने समझा कि ईएच की जो मेडिसिन होती है वो किस चैनल के थ्रू अपने पास आती है। सबसे पहले ईएच प्लांट किया जाता है। प्लांट का मैंने अभी आपको पूरा विवरण समझाया कि किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, वैसे सिलेक्शन, प्लांट का सिलेक्शन मेन मेथड है। ठीक है, प्लांट का सिलेक्शन करके उसके चीजों का सिलेक्शन, फिर उसके बाद प्रोसेस करके 38 मेडिसिन बनाई जाती है, फिर उसको ग्रुप के अलग अलग चीजों में डिवाइड, फिर यूज किया जाता है ऑर्गन का। ठीक है,
जैसे मान लीजिए आपको लीवर की कोई दवाई देनी है, तो लीवर की दवाई का क्या उठाएंगे, S5 C5 अधिकतर रीजन में, अगर उसको कोई और परेशानी नहीं है तो ये कब तैयार होगा, ये ऑर्गन बेसिस तैयार होगा। और ये मेडिसिन कौन प्रोवाइड करता है, फार्मा वाले प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स को। और डॉक्टर किसको प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारे पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं हम। सो आगे फिर बायोमैकेनिज्म के बाद ग्रुप ऑफ मेडिसिन, ये किस किस वजह से, किस रीजन से तैयार होती है, उन सभी को समझा। जैसे एंजाइटी को कहां से लिया गया है, हार्ट से, स्क्रोफुलोसा ग्लैंड्स के लिए, फेब्रिफिगो फेब्राइल कन्वर्जन के लिए, ठीक है, वैसे ही स्क्रोफुलोसो, लिम्फेटिको, पेक्टोरल, वेनेरियो, वर्मीफिगो, इलेक्ट्रिसिटी क्यों जरूरी है, सब चीज को हमने जाना। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ मेडिसिन हमने समझा कि सोर्स ऑफ मेडिसिन हमको कैसी लेनी है। ये प्रिजर्वेशन हमने समझा कि प्रिजर्वेशन कैसे करना है, तो छाया में रखना है, शुद्ध हवा में रखना है, संरक्षित जगह पे रखना है, ठीक है। अगला हमने समझा टाइमिंग क्या है कलेक्शन का, तो मेच्योरिटी के टाइम में उसको करना है, ठीक है, जब सुबह सुबह की हल्की धूप आ रही हो। देखना अधिकतर किसान अपना जो फसल तोड़ते हैं ना, वो यही कंडीशन, यही टाइमिंग रहता है सुबह में, और वो अधिकतर फलदायक होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कलेक्शन समझा हमने, क्या क्या अपने को जरूरत पड़ता है मेडिसिन बनाने के लिए, वो सारी चीजें इसमें, ठीक है, दी हुई है। नेक्स्ट हमने समझा फ्रूट, ठीक है, कि फ्रूट कब इसको तोड़ेंगे, जैसे फ्रूट को कब तोड़ना चाहिए, उसको फुल्ली डेवलप कंडीशन में। सीड को कब तोड़ना चाहिए, जब फुल्ली फ्रूट डेवलप हो गया हो तब। फ्लावर को कब तोड़ना चाहिए हमने समझा था, उसके सौंदर्यीकरण के टाइम पे। और लीफ को कब तोड़ना चाहिए, बसंत ऋतु के आगमन के लगभग 2 हफ्ते बाद, जब पत्ती चालू हो लगना, तो उसके 2 हफ्ते के बाद इसमें तोड़नी चाहिए, क्योंकि स्टेम सेल की मात्रा बहुत हाई होती है, अच्छी होती है। स्टेम जो है मतलब तना, ये तना कब तोड़ना चाहिए हमने समझा था। फिर बार्क भी जो है पूर्ण अवस्था में तोड़नी चाहिए। देन उसके बाद हमने समझा था रूट को कब उसको निकालना चाहिए, और निकालना चाहिए तो कैसा, पूरा निकालना है। जब फुल प्लांट निकालना है तो कैसे करना है। कोहोबेसन के मेथड को हमने समझा था कि कोहोबेसन का मेथड में इन लोगों सबको लाना है, फर्मेंटेट करना है, और फिर आगे अलग अलग बनाना है। फिर ग्रुप के अनुसार से उनको एक दवाई इकट्ठा करनी है, ठीक है। एसेंस जब बनाना है तो एसेंस से क्या डेवलप होगा, डिस्टिलेशन करना है, डिस्टिलेशन के बाद स्पेजरी जो है वो तैयार होगा। डाइल्यूशन जो है, आफ्टर डाइल्यूशन हमको क्या ध्यान में रखना है, और डाइल्यूशन मैंने अलग अलग 3 प्रकार के बनाए जो अभी प्रचलन में है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा मूल जो डाइल्यूशन बनाने का मेथड है वो सिर्फ यही है, ठीक है। बाकी आपको प्रिजर्व करके रखना है, आप ये रख सकते हो, ठीक है। आपको पोटेंसी में अगर अच्छा रिजल्ट मिल रहा हो तो पोटेंसी वाला भी आप यूज कर सकते हो, ये जो है, ठीक है, इसमें आगे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और क्या अच्छा नहीं लगा है उसको भी कमेंट में लिखना, ठीक है, ताकि हम उसमें सुधार दिन ब दिन कर सके। आगे आने वाले क्लासेस में हम और बढ़िया बेहतर परिचय करेंगे। ये तो अभी सेट नहीं हुआ है, सेट होने के बाद थोड़ा और अच्छा लगेगा, लाइटिंग अच्छा आएगा, ठीक है। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा हमारे साथ। अगर आपको अच्छा लगा है, लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने बोलिए, लाइक कीजिए, लोगों को बताइए, ये क्लास ज्वाइन करवाइए, और बहुत ही इफेक्टिवली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत अच्छा रहे, शुभ हो।